अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा कुद्सिया मशदी और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पर। ऑटिज्म क्या है और ऑटिस्टिक बच्चे कौन होते हैं। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनका एक बेटा ऑटिस्टिक है। हम उनसे ये जानेंगे कि ऑटिज्म क्या चीज़ है। जिन अफराद के बच्चे ऑटिस्टिक हैं, हम्म। आप उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप खुद भी जानिए। आज हम बहुत मालूमाती एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मिसेस फैसल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों में से माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं और ये एक बच्चा है सिर्फ जो ऑटिस्टिक है। कुछ तो पहले जी। हमें ये बताइए कि ऑटिज्म क्या चीज़ है? ये उन लोगों के लिए जो नहीं बिल्कुल जानते कि ऑटिज्म क्या है या ऑटिस्टिक बच्चे किस तरह से जो है वो सफ़र करते हैं ज़िंदगी में। थोड़ा-सा आप हमें इसका बैकग्राउंड दें प्लीज़। जी, ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी आपके बच्चे का ब्रेन नॉर्मली डेवलप नहीं होता। उसमें बाज़ एरियाज़ समटाइम्स ज़्यादा अच्छे डेवलप कर जाते हैं और बाज़ एरियाज़ सप्रेस हो जाते हैं। तो जो एज वाइज़ माइलस्टोन्स हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लाइक अगर एक नॉर्मल बच्चा 1 साल या 1.5 साल की एज में वॉक करना शुरू करता है, तो जो जिन बच्चों के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो शायद 2 साल की एज में चलना शुरू करें या बात करने में वो देर करें, यानी स्पीच उनकी डिलेड हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह ना हो जिस तरह नॉर्मल बच्चों की होती है। तो ये चंद एक ऐसी निशानियां हैं जिससे खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। यानी कि बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आपको जी। सबसे पहले किस वक्त पता चला, आपकी बच्ची की क्या एज थी जब आपको पता चला कि उसको ऑटिज्म है? एक्चुअली मेरे बेटे की एज जब 2 साल हुई और हम उसे आवाज़ देते थे, वो आवाज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो हम परेशान हुए कि शायद इसको सुनाई नहीं देता या इसका हेयरिंग का कोई इशू है। तो वो एक पहला सिम्पटम था। सेकेंडली वो टो वॉकिंग बहुत ज़्यादा करता था। नॉर्मली नहीं चलता था जिस तरह पाँव नीचे रखकर बच्चे चलते हैं। ऐसी आवाज़ें निकालता रहता था जो मीनिंगलेस हैं। चूँकि नॉर्मली जो दूसरे बच्चे हैं वो बैबलिंग के बाद कुछ चीज़ें पिक कर लेते हैं, कुछ साउंड्स पिक कर लेते हैं जिससे मदर्स अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बच्चे ने पानी माँगा या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अवैस के अंदर ऐसे कोई सिम्पटम्स नहीं थे। अच्छा, ये जो आपने बताया है कि टो वॉकिंग, ये जरा एक्सप्लेन करें। यानी कि बच्चा पूरा पैर जमीन पे नहीं रखता? जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं पब्बा भार चलना या अपने पंजों के ऊपर चलना। तो ये बड़ी एक कॉमन निशानी है जो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये मामला होता है। अच्छा, आप कुछ बताएंगी कि आपने किस तरह से इसको ओवरकम किया? और दूसरा ये कि एडीएचडी यानी कि जो टेंशन बच्चों की कम होती है उसमें, हाँ जी, वो और एक्चुअली 2 ऑटिज्म तरह दो की। डिफरेंट चीजें हैं। जी, 2 तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। एक को हम एडीएचडी के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। एडीएचडी और ऑटिज्म के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मीन्स एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि इसकी निशानियाँ मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ हैं। यानी आप अच्छा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं, वही सब होंगी तो बच्चे को ऑटिज्म होगा। बाज़ ठीक। दफ़ा कुछ चीजें एक बच्चे के अंदर, लाइक मैंने आपसे स्पीच का ज़िक्र किया, तो बाज़ बच्चे जल्दी स्पीच डेवलप कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं, वो स्पीच उनकी ईज़िली डेवलप नहीं होती। तो अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है या ये ऑटिज्म डिसऑर्डर है। इसके लिए लिंक में एक शेयर किया गया है, एक साइट शेयर की गई है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं और चेकलिस्ट के जरिए जान सकते हैं कि कैसे जाना जाए दोनों के सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसके अलावा डिफरेंस। एक तो आपने बताया कि उनकी क्लैरिटी नहीं होती स्पीच में, दूसरा आपने चलने का बताया कि स्टाइल डिफरेंट है, पंजों के बल वो चलते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी ताकि लोग आसानी से पहचान कर सकें कि उनके बच्चों को ऑटिज्म है कि नहीं? जी, बिल्कुल, जिस वक़्त जब बच्चा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने के काबिल होता है, नॉर्मल बच्चा, तो वो आपको आई कॉन्टैक्ट देता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं देते। जब आप उन्हें बुलाएँगे, अगर तो वो आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करें। अव्वल तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। यानी आप ये अच्छा। समझेंगे शायद इन्हें सुनाई नहीं देता।
लेकिन उनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक होती है, वो सिर्फ आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो आई कांटेक्ट उनका बहुत वीक होता है। सेकेंडली वो कुछ ऐसी रेपिटेटिव एक्शंस, जैसे हाथ किसी चीज को मारते रहना, बजाते रहना, सर पे मारना, या फ्लैपिंग करते रहना, कोई ऐसी रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप स्टॉप नहीं कर सकते, बच्चे बच्चे के कंट्रोल में नहीं है वो। और अगर आप या उसको बच्चा रोकने की कोशिश करें तो फिर बच्चा जो है वो चिढ़ जाता है, नहीं, मजीद। वो ऐसे एक्सप्रेशंस भी नहीं देता, लेकिन टेंट्रम्स उसमें जरूर हो होते हैं, जाता है। यानी जी जिद करने वाली उसमें निशानियां होती हैं। वो उसके इख्तियार में ही नहीं है कि वो उनको रोक सके, अच्छा। या उसके अंदर विड्रॉल बिहेवियर होता है, यानी वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उसने आपकी ना बात सुनी, ना किसी चीज पे तवज्जो दी। तो ये चंद एक निशानियां हैं। और सोशली बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है, यानी बच्चे के साथ बहन भाई इंटरेक्ट नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, और वो आपसे सलाम नहीं करता, या माँ बाप को भी इवन समटाइम्स वो नहीं पहचानता, उसकी अच्छा। डेवलपमेंट में भी डिलेज हो सकते हैं। तो क्या ऐसी बातें हैं या क्या ऐसी निशानियां हैं जब आपके लिए वाकई आप समझती हैं कि पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, जब आपको बहुत वरी करना चाहिए या फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? क्या ऐसी बातें हैं जो आपने देखी जिनको आप समझती हैं कि किसी भी पेरेंट के लिए परेशान कुन हो सकती हैं? देखिए, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो आपको एक्सप्रेशन देता है। वो खुशी का भी इजहार करता है, उसको कोई तकलीफ होती है तो वो उसको भी रोकर या चीख मार कर एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटिस्टिक बच्चे खतरे से आगाह नहीं होते। अगर उन्हें चोट लगती हाँ, है तो वो अपने ही जख्म को मसलते रहते हैं। ये बड़ी तो पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशान कुन बात होती है कि वो बिल्कुल। उसको उसको कोई मेडिसिन वगैरह भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसको नहीं पता कि अगर ट्रैफिक में वो जा रहा है तो उसने हॉर्न देने पर रुकना है, क्योंकि वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो ये बड़ी परेशान कुन बातें हैं। सेकेंडली ये कि जब बच्चा अपनी नीड्स नहीं बता सकेगा, खाने पीने की या जैसे वॉशरूम जाना है उस तरह की नीड्स, या उससे नींद आई है, वो थक गया है, उसके जिस्म में कोई तकलीफ है, दर्द है, पेट में दर्द है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, तो पेरेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक 2 और 2.5 साल की एज के अंदर अंदर अगर आप इस चीज को डायग्नोस कर लें तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। जितना देर से पेरेंट्स को इस बारे में आगाही होती है उतना ही ज्यादा उन्हें परेशानी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा लड़कों के साथ है, अ, अगर छह अच्छा। बच्चे अगर 6 बच्चों को ऑटिज्म है तो उसमें से 4 बच्चों को, यानी मेल बच्चे होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम होगा। गर्ल्स में कम है यानी? तो जी, गर्ल्स में ये बहुत कम है। गर्ल्स के अंदर निशानियां भी थोड़ी सी डिफरेंट हैं, गर्ल्स कंपैरेटिवली बेटर होती हैं। तो अच्छा। ज्यादातर बड़े बूढ़े हमें ये कहते हैं कि नहीं, बेटा है, बच्चा है, देर से बात करेगा, या ये सब चीजें नॉर्मल हैं। तो प्लीज इन चीजों पे आप तवज्जो मत दें। आप यही देखें कि जो इस एज के बच्चे के अंदर एबिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए, जो उसकी ग्रोथ के अंदर चेंजेस आने चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो फिर आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को इस तरह से फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, किसके पास जाना चाहिए? हाँ जी, यहाँ पे आप न्यूरोसर्जन के पास भी जा सकते हैं, और 3 तरह के लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी, यानी साइकोलॉजिस्ट को भी आप दिखाएंगे, साइकेट्रिस्ट को भी दिखाएंगे, और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे। लेकिन फर्स्ट सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक श्योर कि उस बच्चे की हेयरिंग ठीक है। और ठीक है। चेकलिस्ट के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ऑटिज्म नहीं है, एडीएचडी है। क्योंकि एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं उनको टैकल करना कंपैरेटिवली इजी है बनिस्बत ऑटिज्म के। आपने भी कहा कि उनकी हेयरिंग चेक कर लें, तो क्या ऑटिस्टिक बच्चों की हेयरिंग में भी ये यूजुअली होता है मसला? हेयरिंग उनकी बिल्कुल ठीक होती है। मैं आपको वैस की एग्जांपल देती हूँ कि जब हम उसे आवाज देते थे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, या लेट से कोई चीज गिर गई है, या कहीं से बहुत ऊंची आवाज आ रही है लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। अच्छा। इसके अलावा जब आइसक्रीम वाला आता था तो फौरन फौरन ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये जी, किस तरह से आपने जो है अप्लाई किया अपने बेटे के केस में?
एक्चुअली मैं चूंकि एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती हूँ, और जिस वक्त हमें पता चला, वैस की इस वक्त उम्र 11 साल है, जिस वक्त माशाल्लाह। हमने ये चीजें नोट करना शुरू की, तो उस वक्त इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। और खास तौर पे पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बड़े शहरों में हैं तो उन्हें कोई हेल्प मैसर है, लेकिन ज्यादातर आपके सामने ये देखें, लोग साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर समझते ही नहीं थे एक टाइम पे। बिल्कुल, और दूसरी उनका बात ये कि मायूस जी समझते हैं। अगर किसी कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि ये कोई सिर्फ ज़हनी मरीज जा सकता है या कोई पागल है, सिर्फ उसको जी जाने की जरूरत बिल्कुल होती है। हालांकि हर किसी का कोई ना कोई मसला जो है लाइफ में हो सकता है। तो इस वजह से भी बिल्कुल शायद लोग इस बीमारी को सही तरह नहीं पहचान सके और नहीं जान सके। तो आपकी बहुत अच्छा जो है, काफी फायदेमंद बातें बता रही हैं। जी। मुझे चूंकि हेल्प नहीं मिली, हम इसे मुख्तलिफ शहरों में भी लेके जाते रहे, लेकिन अमेरिका में एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें ऑनलाइन काफी गाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की गाइडेंस की वजह से और उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से मैं अवैस के साथ काम करने लग गई। यानी मैंने जो कुछ किया उसके साथ खुद से हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप उसे कंपेयर करें बाकी ऑटिस्टिक बच्चों से, तो वो अपने सब काम खुद करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, उसकी लैंग्वेज, स्पीच सब डेवलप हो चुकी है, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अलावा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकता है। हाँ, तो माशाल्लाह। उसका एक ईईजी स्कैन किया गया था, जिसमें उसकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया और देखा गया कि उसके ब्रेन में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो स्लो हैं या वीक हैं, जिनको थ्रू मेडिसिन या थ्रू थेरेपी उसको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। तो उसका जो स्पीच एरिया था वो वीक था। इसलिए मैं इस एक टेस्ट को रेकमेंड करती हूँ कि आप ईईजी या कोई न्यूरोलॉजिकल टेस्ट आप करवाएं, जिसके जरिए ब्रेन एक्टिविटी का पता किया जा सके। ऐसा जी भी जी। होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे, उनकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज उनसे हमें ये होप मिलती है कि हम इनके ऊपर, चाहे स्लो ही सही, लेकिन इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बहुत आप इंटरेस्टिंग बातें बता रही हैं। लेकिन आज वक्त ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम करेंगे, और उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि आपने किस तरह से, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई, मेंटल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिससे आपके बेटे के अंदर इम्प्रूवमेंट आई। बस जाते जाते मुझे ये जरा मुख्तसरन बताइएगा कि जो मेडिसिन हैं उनका क्या रोल है इसमें, ऑटिज्म में। आप समझती हैं कि वो उससे हेल्प हो सकती है ऑटिज्म इम्प्रूव करने में? एक्चुअली मेडिसिन्स मैंने अवैस के केस में तो बहुत रेयरली यूज की, अच्छा। और एक और थेरेपी है जिसके ज़रिए कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे एबीए की बात करी थी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करी थी, तो वो ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए वाक़ई बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताना चाहूँगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए या इनको अप्लाई करने के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। ये सब चीज़ें आप घर में भी करा सकती हैं। प्लस ये अच्छा। कि जिन बच्चों का स्पीच इश्यू है, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, मखसूस एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, और उससे उसकी अ, स्पीच में बेहतरी भी आती है, उसकी लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट आती है, और इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली वो बोलना भी शुरू कर देता है। बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल। इंशाल्लाह अगले हमारे एपिसोड में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो जिन एक्सरसाइजेस का आप जिक्र कर रही हैं कि घर पे भी आप करवा सकते हैं, वो आप हमें जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह। वालिदैन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। इंशाल्लाह वो इस प्रोग्राम से जरूर फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।